Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History series. We have come to the 9th lecture और आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, आज हम उससे आगे की बात करेंगे। और ये जो सिंबल है जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये मैंने यूज ही इसीलिए किया है क्योंकि इसका जो स्लोगन है दैट इज लिबर्टे, इगालिटे एंड फ्रेटर्निटी। In French, I'm trying to speak in French. So, liberty, egalitarian society, and fraternity. These were the main slogans of the French Revolution. और वो एक ऐसे ही समाज की रचना करना चाहते थे वो लोग। हम वर्ल्ड हिस्ट्री देख रहे हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप जीएस की बात करेंगे तो ये दूसरे जो पार्ट्स हैं हिस्ट्री के, उसमें से इसका थोड़ा सा नेचर अलग है। इसका नेचर अलग इसलिए है, पहली तो ये कि दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस, ये प्रीलिम्स में नहीं आता, ये प्रीलिम्स के सिलेबस में ही नहीं। दूसरा ये कि इसको अब जब प्रीलिम्स में नहीं आ रहा है तो हम उतना ज्यादा फैक्चुअल होने की इसमें जरूरत नहीं है। हम इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी भी इवेंट के जो भी हम देखेंगे उसके दो पहलू हैं। पहला ये कि उस पर्टिकुलर इवेंट का दुनिया की टाइमलाइन पे क्या इम्पैक्ट रहा, दुनिया में उसने क्या चेंजेस लाए। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन था तो उसने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिर्फ फ्रांस के अंदर, उसने यूरोप को बदला, उसने लोगों की सोच को बदला, उसने उन थॉट्स को बदला जो उस दौर में थे, जो कि गुलामी करना चाहते थे, उन चीजों को बदला। एक पहलू तो ये हुआ। दूसरा ये कि उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या रहा। जैसे अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो 18वीं सेंचुरी का वो आखिरी रूलर जिसने अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो किया, अच्छा खासा रेजिस्टेंस शो किया वैसे, टीपू सुल्तान, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इंस्पायर्ड थे, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित थे कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वो इतने ज़्यादा इस चीज़ से मुतासर हुए कि उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, अपनी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पे टीपू सुल्तान ने एक ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया था। इसी लिबर्टी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपने आप को सिटीजन टीपू कहा, एंड ही वाज हैविंग गुड रिलेशन विद फ्रेंच पीपल। एंड इट इज सेड दैट अगर नेपोलियन, आगे चल के हम देखेंगे नेपोलियन इमर्ज होगा और नेपोलियन हार भी जाएगा। अगर नेपोलियन हारता नहीं तो टीपू सुल्तान हैड अ प्लान कि नेपोलियन के साथ मिलके वी विल फाइट ब्रिटिशर्स। सो ये एक इंडिया के ऊपर इस चीज का असर ये था। तो हर इवेंट का हम दोनों पहलू देखने की कोशिश करेंगे कि उसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट रहा और उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट। बट बिफोर दैट, दिस इज अबाउट माई सेल्फ, दिस इज माई academics, my experience. Still, I believe I am in the process of learning. So let us begin from where we left. So हमने लास्ट सेशन में देखा था कि किस तरीके से ये जो फ्रेंच सोसाइटी है, जो फ्रेंच सोसाइटी थी रादर, वो कितना ज़्यादा जो है वो उस 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी। नोबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, करप्शन था, सब कुछ था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जो थर्ड एस्टेट जिसे वो कहते थे, जिसमें वर्कर्स भी थे, लेबर्स भी थे, पीजेंट्स भी थे, आर्टिसंस भी थे, सब कोई थे, वो कितना ज़्यादा जो है मिजरी वाली जिंदगी जी रहे थे। अब इस दौरान क्या होता है, फ्रेंच में एक चेंज ऑफ कहना चाहिए गार्ड होता है, और किंग लुई 16 जो है वो गद्दी पे बैठते हैं। इस बंदे के साथ थोड़ी सी दिक्कत थी। इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये जो है बहुत ज़्यादा एक ऑकवर्ड किस्म का बंदा था, एंड ही वाज वेरी मच इरिटेटिंग सॉर्ट ऑफ स्टफ, और एक अजीबोगरीब सी जिंदगी ये जी रहा था। उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जो अब क्वीन बन गई, क्वीन मैरी। और मतलब ये क्वीन को जो है, मोहतरमा को जो है कपड़े वपड़े खरीदने का इतना शौक था, और लोग बहुत ज़्यादा, एक्चुअली फ्रांस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, रॉयल ट्रेजरी में पैसे ख़त्म हो गए, नोबल सब लूट के ले गए इन द नेम ऑफ सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस। और उस दौर में भी किंग हैड नथिंग टू डू विद द पीपल, और उसमें भी जो है
ये जो महारानी थी, इन्होंने कपड़े, हर क्लोथ्स वर वेरी मच अ मैटर ऑफ डिस्कशन इन फ्रांस, एंड पीपल एक्चुअली डिड नॉट लाइक्ड हर टू मच, देयर वाज सो मच डिसकंटेंट अगेंस्ट हर, क्योंकि वो इस दौर में भी अपने ही बारे में सोच रही थी। उसके अलावा दूसरा, ये जो आप समझ सकते हैं, ये पैलेस ऑफ वर्साई था जहाँ पे ये लोग सारी ये रहते थे। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पैलेस होगा, कि इसके मेंटेनेंस और इसका जो भी था, मतलब अल्टीमेटली कहानी ये थी, नोबल्स ने सारा पैसा लूट लिया, सारा पैसा जो है नोबल्स के हाथ में आ गया, तो शाही खजाने में पैसा नहीं है, बावजूद उसके महारानी जो है पैसा लुटा रही हैं, और किंग जो है वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैन नॉट रिलेट टू द पीपल, and this was the condition of the French royal family. In this situation, on 5th May 1789, I'm sorry, ये स्टेट्स जनरल की मीटिंग होती है। स्टेट जनरल मीन्स जहाँ पे ये सारे लोग जो हैं, नोबिलिटी और सब लोग आते हैं। ये स्टेट जनरल वाज लाइक एन असेंबली, इट वाज लाइक अ पार्लियामेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ, और सारे डेलीगेट्स जो हैं वो बैठते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, इस स्टेट जनरल की मीटिंग में किंग नहीं बुलाई होती है, किंग लुई द 16 नहीं बुलाई होती है, और ये कहते हैं कि देखिए सर, ऐसा है, हम जो 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 थर्ड स्टेट है, ये ऑल ड्रेस्ड इन ब्लैक आता है, बहुत ज्यादा आता है। देवर एक्चुअली स्टेट जनरल को अगर ऐसे समझे तो उसमें सिर्फ 3 वोट था, हर स्टेट का 1 वोट, लेकिन थर्ड स्टेट ने कहा कि नहीं, instead taking 3 orders meet together, that vote is taken by head rather than by order. वोट किस चीज पे होगा? वोट इस पे नहीं होगा कि 3 स्टेट्स हैं और लेट्स से तीनों में से तीनों का एक एक वोट मान लिया जाएगा, नहीं, जिसमें जितने लोग हैं उतना वोट होगा, और उस हिसाब से जो है वोट माना जाएगा। और ये इसी तरीके से एक्चुअली ये लोग बैठे भी थे उस स्टेट जनरल में। So this is the presiding chair, let's say. To the right of them they were the radical people. To the right of them they were the conservative people, and to the left of them were the radical people. और जो सेंटर में बैठे हुए थे, ये जो थे ये लोग, ये कंजर्वेटिव या ये इनको मॉडरेट कह सकते हैं आप। तो थर्ड स्टेट ने कहा कि अब नहीं सुन रहे हम आपकी, आपने हमारी जिंदगी तबाह करके रख दी है, यू हैव डिस्ट्रॉयड अवर लाइफ, अब जो भी होगा वो हेड काउंट से होगा, क्योंकि उन्हें पता था हम नंबर में ज्यादा हैं। हमने लास्ट सेशन में देखा, लास्ट वीडियो में आप देखिए, जब हमने पॉपुलेशन की अगर हमने बात की थी, तो हमने देखा कि किस तरीके से जो कहना चाहिए पॉपुलेशन वाइज थर्ड स्टेट वाज लाइक 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जो भी बजट पास कराना है, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन जो भी ऑर्डर आपको जो भी आपको चीजें पास करानी है, दे शुड नॉट बी उस पे जो वोट होगा वो 1 2 3 वाला वोट नहीं होगा, जिसमें जितने हेड काउंट पे आप वोट करेंगे। और ऑब्वियसली उनका प्लान ही यही था कि इससे जो थर्ड स्टेट है उसको मेजॉरिटी मिल जाएगी, एंड द किंग एक्चुअली रिफ्यूज्ड द रिक्वेस्ट। और जब किंग ने इस चीज को, किंग लुई 16 ने इसे मानने से मना कर दिया, तो थर्ड स्टेट ने बोला हम भी नहीं मान रहे आपको। They were very much clear, क्योंकि देखिए ये वो दौर था कि अब पानी किसको कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर निकल गया ना, वो कंडीशन आ गई यहाँ पे। इसमें हुआ क्या, ये रिफॉर्म्स इन नेशनल असेंबली, और इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपने आप को कह दिया कि नाउ वी आर द नेशनल असेंबली। सबसे पहले पॉलिटिकली ऑल मेल सिटीजन्स इक्वल बिफोर लॉ। पॉलिटिकली दे सेड व्हाट, दैट ऑल मेल सिटीजन्स आर, अभी थोड़ा सा एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। लिमिटेड पावर ऑफ द मोनार्की, मोनार्की को हम ज्यादा पावर नहीं देंगे। एस्टैब्लिश लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉज, लॉज जो है ये नोबिलिटी और जो कहना चाहिए ये जो है ये नहीं बनाएंगे, बल्कि देयर विल बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि इन लॉज को बनाएगी। जितने भी मेल सिटीजन्स हैं हु हैव जो टैक्स दे रहे हैं, उनको राइट टू वोट होगा टू द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस और ये जो नोबिलिटी सारी बातें आप कर रहे हैं, इसको आपको अबॉलिश करना पड़ेगा। फ्यूडलिज्म खत्म करना पड़ेगा।
taxes will be levied according the ability to the pay. ये सारी चीजें आप देखोगे जो भी है, abolish guilds or forbid labor unions, compensated nobles for land seized by the peasants. Religious में declaration, freedom of religion, took over and sold church lands, placed French Catholic Church under the control of the state, provided that bishops and priests to be elected and receive government salaries. इन्होंने क्या किया, एक मॉडर्न नेशनल असेंबली ने कहा कि हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हम नहीं मान रहे, जिसने टैक्स दिया उसको वोट करने का राइट है. अभी फीमेल्स को वोटिंग राइट नहीं मिला है, अभी थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा भी एडवांसमेंट जो है इस जेंडर इक्वालिटी वाले सेक्शन पे बचा हुआ है. खैर, और सब कुछ लेबर यूनियंस इन सबको फॉरवर्ड किया गया, फ्यूडलिज्म खत्म किया. उन्होंने कहा कि हम ये टैक्सेस और ये सारी चीजें, हम टैक्स इंसान की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से होगा, ना कि जो भी आपकी मर्जी आएगी आप इम्पोज कर दोगे. फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, चर्च के पास, जैसा कि हमने फ्यूडलिज्म में देखा था कि चर्च के पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, तो उन जमीनों को वापस लिया और उसको सोल्ड आउट किया. जो कैथलिक चर्च था, फ्रेंच कैथलिक चर्च, वो स्टेट के अंदर, मतलब नाउ स्टेट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सॉरी द चर्च वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट. एंड ये जो बिशप्स हैं और ये जो प्रीस्ट्स हैं, ये अब जो है सरकारी सैलरी पे काम करेंगे, ये अब इलेक्टेड होंगे. सो ये रिफॉर्म्स जो है वो नेशनल असेंबली मतलब वो जो थर्ड स्टेट था उसने कहा कि अब हम नेशनल असेंबली हैं, अब हम सारी बात, अब जो भी होगा वो हम तय करेंगे. उसके बाद उसी साल 20 जून 1789 को हुआ क्या, द स्टेट जनरल्स मीट सेपरेटली एट द किंग्स इंस्टेंट. द थर्ड state established the National Assembly but was locked out of their regular meeting place in Versailles. उन्होंने वो जो हमने देखा ना जनरल स्टेट जहाँ पे मिल रहा था, वहां से उन्होंने बोला कि अब नहीं, अब आपको इसमें अलाउड नहीं है. जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाई गई, जब थर्ड स्टेट पहुंचा तो बोले यू आर नॉट अलाउड. उन्होंने क्या किया, पास में एक टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट था, ये वहां पहुंच गए, ये जो पूरा थर्ड स्टेट था, वहां पे उन्होंने ओथ ले ली कि ना हम जब तक इस फ्रांस को आजाद नहीं करा लेंगे, जब तक इस फ्रांस को हम एक नया रिफॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देंगे, हम नहीं चुप बैठने वाले. द किंग गेव एंड टोल्ड, और इतना ज्यादा प्रेशर था कि एक्चुअली किंग हैड टू सरेंडर, और उसने जो है द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट से कहा कि ज्वाइन देम. सो दिस वाज द, बट 14 जुलाई को क्या होता है, मोर देन 800 Parisians gathered outside Bastille, a medieval fortress used as a prison. They demanded weapons, weapons believed to be stored there. अब हथियार चाहिए, because अब the things were getting out of the, और ये जो आप बेस्टाइल है ना, आप इसको उन फ्रांस का जलियांवाला बाग समझ सकते हो. लेकिन जलियांवाला बाग में एक डिफरेंस ये था कि गोली वोली चला के वहां पे हो गई उसका, हम मतलब उस वक्त लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ दूसरा उल्टी चीज हो गई. when other people heard, बाकी पेरिस में ये पता चला कि बेस्टाइल में जो है ये ओपन फायरिंग हो चुकी, कमांडर ऑफ द बेस्टाइल ओपन फायर्ड ऑन द क्राउड, और बैटल शुरू हो गई. उसकी वजह से हुआ क्या, बैटल शुरू हो गई, और जब लोगों को पता चला, दे स्टॉर्म्ड इनटू बेस्टाइल, एंड सून दिस बेस्टाइल बिकेम द सिंबल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. और उन्होंने पूरा कैप्चर करके पूरे बेस्टाइल, वो जो प्रिजन सॉर्ट ऑफ फोर्ट्रेस था, उसको पूरे को आग लगा दी. एंड स्टिल आज भी फ्रांस में जुलाई 14 इज सेलिब्रेटेड एज द बेस्टाइल डे. अब क्या हुआ, अक्टूबर 5, पेरिस वुमेन इन्वेडेड वर्साइल. अब इसी इवेंट्स हो रहे हैं, ये मतलब अनसर्टेनिटी में ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं कि जो पेरिस की औरतें थी, उन्होंने जो है वर्साई की तरफ, और कोई खाने को नहीं था, किंग को मान तो लिया था ये बहुत ज्यादा, और दे वर लाइक, और कहा जाता है मैरी एंटोनिएट जो क्वीन थी, क्वीन मैरी जो हमने स्टार्टिंग में देखा, मैरी एंटोनिएट, उन्होंने कहा लेट देम ईट केक, दे आर डिमांडिंग ब्रेड. सो इट इज अ फिक्टिशियस कोट, कहा मतलब इट इज, लेकिन ये औरतें, जब और देखो कितना बड़ा एक समझने वाली चीज है और एक ध्यान देने वाली चीज है. यहाँ ऊपर जब नेशनल असेंबली बात कर रही थी, वो बात कर रही थी मेल मेल वोटिंग राइट्स की, मेल रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन
एक पॉइंट आया कि जो उन औरतों को पता है उन्हें हक नहीं मिलेगा, लेकिन उनको ये भी पता है कि इस मिजरी भरी जिंदगी में, इस जलालत भरी जिंदगी में हम नहीं जी सकते, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और उन औरतों ने, जिनको पता था अभी हमें ना वोटिंग राइट्स मिलेगा, ना कोई हमें इक्वालिटी का हक मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उस उम्मीद में कि शायद एक बेहतर जिंदगी हमें आने वाले वक्त में मिले, उन औरतों ने भी अपनी आवाज उठाई। They invaded basically the palace of Paris. Soon what happened that ये सब जब हुआ तो all the people of the France they were soon involved in the war to defend the revolution in the nation. बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे जो वहां से भाग गए, क्लैरिक्स वहां से भाग गए, और वो दूसरी जो नेबरिंग कंट्रीज थी, यूरोप की दूसरी कंट्रीज थी जहां मोनार्की थी, और जहां एक्चुअली जो हमने 3 स्टेट्स वाला सिस्टम पढ़ा वो एग्जिस्ट करता था, उन्होंने कहा कि सर अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो ये आग तो आपके घर को भी जो है वो तबाह कर देगी। तो उन्होंने कहा एंड और बहुत ज्यादा एक्चुअली, मतलब एक पॉइंट ये आया था कि राजा, ये जो लुई 16 था और मैरी एंटोनिएट थी, इन्होंने दोनों ने भागने की कोशिश की भेस बदल के, पहचाने गए और मारे गए। पीपल एक्चुअली किल्ड देम। पहले तो ऑब्वियसली उन्हें एज अ ट्रेटर रखा गया। देन द ओल्ड नेशनल असेंबली वाज रिप्लेस्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस असेंबली टुक ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ दोज हु हैव फ्लेड। तो वो जो नोबल्स और जो क्लरिक्स जो हैं वो जो बाहर भाग गए थे, उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है ये असेंबली ने ले ली। ऑस्ट्रियन एम्परर, जिसको एक्चुअली, क्योंकि ऑस्ट्रिया वाज लाइक ससुराल ऑफ किंग लुई द 16, और वो जो है ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया का किंग जो है वो मोबिलाइज कर रहा था लोगों को और फोर्सेस को अगेंस्ट फ्रांस, एंड तो उसको भी ये जो असेंबली थी उन्होंने कहा कि देखो, बी इन योर लिमिट्स, कि आप अपने हदों में रहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इट नॉट बी गुड। एम्परर ने बोला गो टू हेल, तो नेशनल असेंबली ने बोला ठीक है, वी डिक्लेयर वॉर ऑन यू। Soon France was fighting Austria, Prussia and Savoy in Italy, and 3 were supported by an army of the French exiles. So अब मोनार्की खत्म हो गई, राजा को पकड़ लिया, उधर ऑस्ट्रिया के साथ जो है इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली ने, और ये जो ऑस्ट्रिया से भी लड़ रहे थे, प्रूशिया से भी लड़ रहे थे, इटली की साइड से भी लड़ रहे थे, और ये जो तीनों, मतलब जिनसे फ्रांस की नेशनल असेंबली बेसिकली अब लड़ रही थी, अब वहाँ किंग नहीं है, वो नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट ने बना दी थी उसकी जगह अब लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती है, और ये सब आपस में लड़ रहे थे। सो नो दैट सपोर्टेड, और इनको सपोर्ट किसका मिला हुआ था? ये जो फ्रेंच एग्जाइल्स थे, ये जो नोबल्स और क्लरिक्स, ये जो नोबल और क्लरिक्स थे, इनका सपोर्ट मिल रहा था। France has destroyed feudalism and monarchy and founded new institutions based on liberty and equality, whereas these countries old way of life remained. So हुआ क्या, क्यों झगड़ा भी क्यों था, और ये एग्जाइल्स को जो है इनका सपोर्ट भी क्यों मिल गया? क्योंकि ये जो ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और इटली में जहां जहां ये लड़ रहे थे, यहाँ अभी भी वही वो ओल्ड फ्यूडल मोनार्की वाला सिस्टम जो है वो चल रहा था। फ्रांस ने कहा कि नहीं, हम नाउ वी आर लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड वी आर नाउ फ्रेटर्निटी, वो वाली बात कर रहे थे। जो ऑस्ट्रियो प्रूशियन फोर्सेस का कमांडर इन चीफ था, उसने कहा द एम वाज टू सप्रेस एनार्की इन द फ्रांस एंड टू रिस्टोर किंग्स अथॉरिटी। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी रिप्लाइड बाय ऑफरिंग फ्रेटर्निटी एंड असिस्टेंस टू ऑल द पीपल विशिंग टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड ऑर्डर इन देयर कंट्रीज। और वही हुआ जो ये जो क्लेरिक्स और जो नोबल्स ने आसपास की जो दूसरी कंट्रीज थी उनको समझाया था कि देखिए संभल जाओ, वरना ये आग तुम्हारे घर में भी लगेगी। और फिर यही हुआ जब ऑस्ट्रियो प्रूशियन का जो उनका मिलिट्री कमांडर था, उसने कहा कि हम कोई मतलब फ्रांस के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, फ्रांस इज अ गुड कंट्री, हम सिर्फ वहां पे ऑर्डर रिस्टोर करना चाहते हैं, हम वहां पे सिर्फ इस अनार्की को खत्म करना चाहते हैं। And they said that they want to restore the king's authority. और इसी चीजों को जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कहा कि ठीक है, दुनिया में जो भी, यूरोप में जो भी लोग हैं जो इस ओल्ड ऑर्डर को अपनी कंट्री में डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वी विल गिव देम फ्रेटर्निटी, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ऑल्सो हम वी विल हेल्प देम। एंड 1793 में वो जो किंग और क्वीन को जो पकड़ा था, दे वर ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड। And immediately after this, and this was the blunder on the French side,
कि immediately after that what they did was they declared war against Britain, Holland, Spain and Hungary एक साथ. But a radical group जिनको Jacobins कहा गया, Jacobins कहलाते थे, believe in direct democracy, came to power. Fearing that revolution was in danger, this group took strong measures to crush formal inimical to the revolution. तो उनमें जो उसमें भी revolutionaries में भी जो थोड़े से radical किस्म के थे ना, वो Jacobins कहलाए. और इन Jacobins ने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हमारा revolution है ये खतरे में है. और इन्होंने क्या किया, जो उसमें जो इनमिकल या जो कहना चाहिए जो एक लिबरल फोर्सेस थी जो उस रेवोल्यूशन में, उस नेशनल असेंबली में, उनके अगेंस्ट एक तरीके से सिविल वॉर सॉर्ट ऑफ स्टार्ट कर दिया. एंड कहा जाता है 14 महीने में कुछ 17,000 लोगों को दे वर ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड. एंड सम पीपल कॉल्ड इट रीन ऑफ टेरर. बुरा दौर था. बट इन सब में क्या होता है कि army became increasingly powerful and this led to the rise of Napoleon and soon he declared himself the emperor of the French Republic. नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है. ये जैकोबिन्स के reign of terror के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है. और the army, but क्योंकि army war और ये सारी चीजें चल रही थी, army was having an important place. So the army became increasingly powerful and this led to the rise of Napoleon and who soon declared himself the emperor of French Republic. So एक बार Jacobins और जो moderates थे उन्हें Girondins कहा गया. Girondins आपको जैसा अच्छा लगे pronounce करिए, doesn't matter. So the National Assembly became ये जो इसके wanted the king completely out of the picture. और ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसा ब्रिटेन में स्टैब्लिश हो चुकी थी. सो ये डिफरेंस था जैकोबिन्स और जिरोंडिन्स में. नाउ वी कम टू द एरा ऑफ नेपोलियनिक वॉर. 1792 to 1815 फ्रांस वाज एंगेज्ड इन वॉर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली. सो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है ये, करीब 25 साल के आसपास का, उससे ज्यादा बल्कि, और 25 साल के आसपास का टाइम पीरियड था इसमें. एंड इट वाज वॉर बिटवीन फ्रांस एंड अदर स्टेट्स. सम पीपल हैव टर्म्ड, सम हिस्टोरियंस जो कहते हैं वो उसे इंटरनेशनल सिविल वॉर कहते हैं, क्योंकि this was fought between the revolutionary France and the countries upholding the old order. So वो जो old order था, वो 3 states वाला जो order था, जो old feudal order था उसके, और जो फ्रांस ने नया लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट दिया, उसके बीच ये लड़ाई थी. और अनफॉर्चुनेटली फ्रांस वाज अलोन. When Napoleon became emperor, almost every enlightened person in the world sympathized with the French Revolution. 1793 या 1796 में and French armies conquered almost all of the Western Europe. Napoleon pressed on to Malta, Egypt and Syria 1777 to 1799. And actually यही प्लान था कि इस दौर मतलब he was somewhere in Northern Africa. और इनका ये था कि नॉर्दर्न अफ्रीका ऑक्यूपाई कर लें, फिर जो है ये नेपोलियन जो है टीपू सुल्तान के साथ मिलके ब्रिटिशर्स को इंडिया में दे वर अबाउट टू गिव अ गुड, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया. सो फ्रेंच वर आउटस्टेड फ्रॉम इटली. आफ्टर नेपोलियन सीज्ड पावर, फ्रेंच रिकवर्ड टेरिटरीज शी हैड लॉस्ट, डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन 1805, प्रूशिया इन 1806 एंड रशिया इन 1807. प्रूशिया मींस जर्मनी. ऑन द सी, बट नेवी स्ट्रांग नहीं थी. ब्रिटिश नेवी हमेशा से हमने देखा, जब आप कर्नाटिक वॉर्स भी जब आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो वहां आप देखेंगे कि ब्रिटिश नेवी जो थी वो हमेशा से एक अपर एज रहा था ब्रिटिश एम्पायर का. एंड फिर क्या हुआ, जितने हारे हुए लोग थे 1813 तक, इन सब ने कॉमन वो बनाया. और सबसे पहले इन्होंने फ्रांस को लिप्जिग में 1813 में हराया और पेरिस रिकवर किया. एंड नेपोलियन वाज डिफीटेड. बैटल ऑफ वाटरलू, द लास्ट बैटल which Napoleon fought, June 1815 में was gone. So the peace settlement which involved all Europe took place in the Congress of Vienna in Austria. After the defeat of Napoleon, the old ruling dynasty of France was restored to power. Within few years, in 1830, there was another outbreak of revolution, and in 1848, monarchy was again overthrown through it and soon reappeared. So, ये
फाइनली 1871 में जाके ये सारी कहानी खत्म होती है और ये रिपब्लिक वाज प्रोक्लेम्ड. सो दिस वाज द इवेंट्स. इनका इम्पैक्ट क्या था और इसके बाद क्या हुआ, व्हाट वाज द contribution of French Revolution to the world and what was the impact of this on other countries. इस पूरे इस लंबे चौड़े जो प्रोसेस, क्योंकि देखिए इसमें जो सवालात आएंगे मेंस के अंदर वो ये इवेंट्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी आखिर में जंप किया, क्योंकि आई हैव टू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट छोड़ा और उसने हमें क्या दिया. जैसे आप खुद देखेंगे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये हमारे प्रियम्बल में भी आता है. तो हमने कितना कुछ सीखा, हमने क्या लिया. और 1871 के बाद ही आप देखेंगे कि हमारा जब फ्रांस में रिपब्लिक बन गया और उसके बाद हमने ये पॉलिटिकल जो फ्रीडम है उसकी बात हम करने लगे. सो हाउ दैट affected the world, that we'll see in the next lecture. Till then, have a great time. Do subscribe the channel if you have not done it yet. For any further details, you can whatever you want to ask, you can mention that in comment box. So have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.